हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस की थी एक नई वीडियो सीरीज़ जिसको मैंने बोला था सुपर पूल क्वेश्चंस। यानी कि एक सुपर पूल होगा जिसमें आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपको ये वीडियो मिलता रहेगा और फ्रेश क्वेश्चंस थ्रू आउट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सुपर पूल क्यों था? क्योंकि इसमें सुपर फ्रेश, सुपर कूल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो कहीं किसी मॉक टेस्ट में या किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाले। इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा आज का वीडियो। इसमें भी आज मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। ये पार्ट 2 है इसका, सुपर पूल का। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लेसन नंबर 1, 2 और 3 यानी बेसिक नॉलेज जानते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो लेसन नंबर 1, 2, 3 बेसिक नॉलेज को कवर करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना जानते हैं, क्योंकि जिसको आर्ग्यूमेंट पहचानना आता है वो क्रिटिकल रीजनिंग का 90% सिलेबस क्लियर कर चुका होगा। चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गिवन बिलो इज अ पैसेज फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स दैट मे और मे नॉट बी द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। ठीक है, चूज द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट। सिंपल, आपको सिर्फ कंक्लूजन पहचानना है। ये पैसेज के बाद 5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे। 7 लाइनर पैसेज है, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है इंटरप्रेट करने में, और कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा टफर होता है। लेकिन हमारे पास तो चीट कोड है, और वो चीट कोड क्या है? हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स के आगे देयरफॉर लगा के देखते हैं कि क्या उससे मेरा ओवरऑल पैसेज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कंक्लूड होता हुआ दिख रहा है। जब मैंने बेसिक नॉलेज लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कंक्लूजन जहां मिलेगा उसके आसपास की लैंग्वेज तो कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ इंडिकेटर्स होंगे, जैसे देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, इस तरीके के वर्ड्स अगर हमें कहीं मिलेंगे तो ये इंडिकेटर्स होते हैं कि वहाँ कुछ कंक्लूड करने की कोशिश की है। पर यहाँ इस पैसेज में मिसिंग कंक्लूजन है और वही हमें ढूंढना है। चलिए बहुत तेजी से पैसेज को पढ़ेंगे अब। ऑन आवर प्लैनेट फॉस्फीन इज वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस बाय नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फीन के बारे में बताया, एक तरीके की गैस होती है ये। ठीक है, केमिकल गैस है और इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस बाय नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से इसको आसानी से निकाला जा सकता है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में, प्रिज्यूम कर सकते हैं। चलिए आगे के लाइन्स पढ़ते हैं। द सेम वुड लाइकली बी द केस फॉर वीनस। अब वीनस यहाँ पर जो प्लैनेट की बात की जा रही है, जाइंट प्लैनेट सच एज जुपिटर हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन and are known to produce phosphine. However, on Venus and Earth there is very little hydrogen. ठीक है, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होगी वहाँ पर फॉस्फीन बहुत तेजी से आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने जुपिटर का। जाइंट्स प्लैनेट जैसे जैसे जुपिटर हो गया जहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन है और बहुत ही आसानी से फॉस्फीन में आप देखोगे हाइड्रोजन का कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रोड्यूस वेर एवर देर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ ऑथर ने बोला है कि हाउएवर ऑन वीनस एंड अर्थ देर इज वेरी लिटिल हाइड्रोजन एंड एनी मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉस्फीन इज लाइकली एसोसिएटेड विथ माइक्रोबायल लाइफ। ठीक है, यहाँ ये प्रूव करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत कम है दोनों ही प्लैनेट्स में, वीनस में भी और अर्थ पे भी। और जब हाइड्रोजन बहुत कम है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो क्रिएट हो रही हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई माइक्रोबायल लाइफ सोर्स है जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस हो रही है, और हमने वीनस में इसको देखा है। प्लस एनी फॉस्फीन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन वीनस इज लाइकली बीइंग कंटिन्यूअसली replenished because Venus atmosphere is mostly carbon dioxide and phosphine would chemically combine with it। यानी कि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर में, वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बताया गया है कि जो फॉस्फीन है वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाती है, इट केमिकली कंबाइंस विद दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी तो कुछ और नया एलिमेंट मिलेगा, नया कंपाउंड मिलेगा हमें, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो फॉस्फीन वहाँ पर रिप्लेनिश हो रही है। यानी कि फॉस्फीन लगातार वहाँ बन रही है थ्रू आउट उसके एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो उसको कंज्यूम कर रहा है फॉस्फीन को। और फिर भी हमें फॉस्फीन अगर दिख रही है, इसका मतलब कंटिन्यूस कोई ना कोई ऐसा बायोलॉजिकल सोर्स है। ये तो मैंने बोल दिया, बायोलॉजिकल सोर्स मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये तो हमें कंक्लूड करना है अभी। बट कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से फॉस्फीन पैदा हो रही है। अब ये सारे प्रीमाइस मिलकर के कोई एक चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है? वो हमारा कंक्लूजन होगा जिसको वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। याद है ना वो थंब रूल, ये सारी उंगलियां जो हैं इस थंब को सपोर्ट करेंगी, ये होगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है, चीट कोड यूज करेंगे देयरफॉर वाला। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉस्फीन इज सीन एज अ प्लॉसिबल
एविडेंस ऑफ अ बायोमार्कर इन द प्लैनेट वीनस। अब मैं अगर यहाँ देयरफॉर लगा के कंक्लूड करूँ, देयरफॉर फॉस्फीन इज सीन एज अ प्लॉसिबल एविडेंस ऑफ अ बायोमार्कर इन द प्लैनेट वीनस, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर मिलेगा हमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि फॉस्फीन नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज से लाना बहुत मुश्किल है, और अगर हमें फॉस्फीन वहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी बहुत कम है वहाँ पर बहुत मात्रा में मिल रही है, और वो भी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कंज्यूम हो जा रही है, और फिर भी हमें वो मात्रा में मिल रही है, इसका मतलब उसको प्रोड्यूस करने वाला कुछ ना कुछ बायोमार्कर है वहाँ पर, ठीक है। और जब हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था वहाँ पर क्लियरली ये बताया था कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से फॉस्फीन को बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्लॉसिबल मतलब थोड़ा सा पॉसिबल एविडेंस है कि वहाँ पर कुछ न कुछ बायोमार्कर है, ठीक है। बायोमेट्रिक कुछ बायो से रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और उस बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हमें फॉस्फीन वहाँ पर मिल रही है। वी कैन कंक्लूड दिस, बहुत अच्छा आंसर होगा। तो क्या हमें ये टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए? जी नहीं, हम सारे ऑप्शंस देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या मुझे और कोई बेटर आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी कहता है वीनस इज अर्थ ट्विन विद अ सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर, सो इट इज एन ऑब्वियस प्लेस टू लुक फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। क्या ये इंड्यूस होता है अगर मैं देयरफॉर लगा दूं? हम तो फॉस्फीन की बात कर रहे थे, हम वीनस के सिमिलर साइज और स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो अपने पैसेज में कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरा पैसेज, और कुछ बायोमार्कर की बात अगर मैं करूं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करूं या लाइफ सोर्स की बात करूं, तो काफ़ी हद तक ये आंसर हो सकता था, लेकिन बट ये सिर्फ सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं है, एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो मेरा पूरे सारे प्रेमाइसेस मिलके जिसको प्रूव कर रहे होंगे। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं। साइंटिस्ट ओपिनियन दैट देयर आर सम रेजिलिएंट माइक्रोब्स इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस दैट आर प्रोड्यूसिंग द टेल टेल फॉस्फीन। अब ये बहुत ही एड ऑन ऑब्जेक्टिव आंसर होगा कि माइक्रोब्स की बात, आपने रेजिलिएंट माइक्रोब्स की बात करी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन होगी। क्या ये चीज़ बायोमार्कर से बेटर आंसर होगा? बायोमार्कर की बात हम कर सकते हैं, बट ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन होगा ना कि वहाँ पर कुछ माइक्रोब्स फॉस्फीन को बनाते होंगे। हो सकता है कुछ एनिमल्स होते हो सकता है कुछ बैक्टीरिया होते हों जो फॉस्फीन को बनाते हों। तो बहुत ही वेवर्ड होगा, बहुत ही कम इंडक्टिव आंसर होगा। हमने इंडक्शन देखा है, जब इंडक्शन 60 to 70% होगा और अगर किसी चीज़ में इंडक्शन 80 to 90% होगा, हम उसको आंसर देखेंगे, ना कि 60 to 70%। ये हो सकता है प्लॉसिबल आंसर अगर ऑप्शन ए ना होता तो इसीलिए भी इस इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज अ लेस इंडक्टिव आंसर। ऑप्शन डी देखते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट देर आर सम अननोन केमिकल रिएक्शंस दैट इज क्रिएटिंग द टेंटलाइजिंग फॉस्फीन ऑन वीनस। अब यहाँ मैंने वही बात बोल दी कि जैसे आपने ऊपर बोला रेजिडेंट माइक्रोब्स या कोई एनिमल या कोई केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो जो हमें पता ही नहीं है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर से प्रिडिक्शंस है, ठीक है, क्लियर प्रिडिक्शंस हो सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है कि रेजिडेंट माइक्रोब्स हैं, बट हमको ये तो पता ही था ना। पहली लाइन से आपने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको लाना बहुत मुश्किल काम है फॉस्फीन को। कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से फॉस्फीन वहाँ मिल रही है हमें। हाइड्रोजन है नहीं, बहुत ही कम है, तो ऑब्वियस बात है कि कुछ अननोन केमिकल रिएक्शन की भी अगर आप बात करोगे तो वो भी बहुत ही लेस इंडक्टिव आंसर होगा। हो भी सकता है आंसर, बट लेस इंडक्टिव होगा इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ई, वाइल द वीनस ऑब्जर्वेशंस हैव रिन्यूड इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन वंस अगेन, for the moment the issue of extraterrestrial life still remains what it has always been pure speculation। बहुत ही wayward superfluous आंसर होगा। अगर मैं यहाँ लगा दूँ therefore while the Venus observations have renewed interest in the question once again the issue of extra life terrestrial life will still remains, I don't know, this is very wayward। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता in the light of option A। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऑप्शन ए एक बेटर आंसर होगा। सारे प्रेमाइसेस मेरे कंक्लूजन को प्रूव करते हुए दिखे, सारे के सारे, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, और इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे बहुत तेजी से ताकि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स which may or may not strengthen or weaken the passage. Choose the one which can correctly strengthen or weaken the पैसेज। हमें यहाँ स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पूछी गई है, यानी हमें वो स्टेटमेंट्स ढूंढने होंगे जो मेरे पैसेज को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट्स ढूंढने होंगे जो मेरे पैसेज को कॉन्ट्ररी हैं, यानी वीकेन कर रहे हैं, यानी कि अनसपोर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। थोड़ा सा 7 लाइनर पैसेज है, टाइम लगेगा। द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट इंडिकेटेड द जेनेसिस ऑफ 133 मिलियन न्यू रोल्स
that never existed before by 2022. ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है जो कि ये कहती है कि 2022 तक 133 मिलियन ऐसे रोल्स होंगे, ऐसे जॉब्स होंगे जो कभी हुए ही नहीं. ठीक है, आजकल तो बड़े तरह तरह के नए नए जॉब्स देखने को मिल रहे हैं, कंटेंट डेवलपर, फ्रीलांसिंग, बहुत ज़्यादा वेवर्ड जॉब्स हैं ये, लेकिन हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हैं, तभी तो वहाँ दिख रहे हैं. LinkedIn has announced that it will offer soft skills and digital skills to Indian youngsters online. अब ये प्रीमाइस कह रहा है कि LinkedIn जो है वो उसने भी अनाउंस किया है कि वो अपने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल स्किल्स देगा वो हमारे इंडियन यंगस्टर्स को ऑनलाइन. Ironically, in this era of tech explosion characterized by agile digital natives, there is a demand for humanities and liberal arts graduates who bring highly valued skill sets like critical thinking, रीजनिंग, एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन थिंकिंग. अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑथर ने ये बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली आयरनिकली अगर देखा जाए कि चाहे जितना आप टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप बढ़ गए हैं हम आगे, और हमारे पास जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो इंजीनियर्स के लिए हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं. ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन अब जो डिमांड आने वाले समय में वो ह्यूमैनिटीज़ की आने वाली है और लिबरल आर्ट्स की. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो बंदे चाहिए जो रीज़न कर सकें, जो क्रिटिकली सोच सकें, जो अडेप्ट कर सकें अपने को नए एनवायरनमेंट में. यानी कि अब वो समय आ चुका है जब हमें वो बंदे चाहिए जो नॉन टेक्निकल भी होंगे. ठीक है, जिनको डिज़ाइन करना आता हो, जो क्रिएटिव हो, कुछ एनिमेट कर सकें, कुछ बना सकें, कुछ कंटेंट डेवलप कर सकें, कुछ रीज़न कर सकें, कुछ डिसीजंस ले सकें. ठीक है, It is not a surprise that technology giants like Google, Adobe, Microsoft and organizations like LinkedIn, Facebook are hiring them. ये एक प्रूफ करने की कोशिश की गई है. ठीक है, अब जो डिमांड है वो ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल आर्ट्स के आने वाले समय में होगी. 2022 तक कुछ ऐसे जॉब्स होंगे जो बिल्कुल नए तरीके के रोल्स होंगे जो अभी तक हमने कभी देखे नहीं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो पांचों स्टेटमेंट्स जो इसको सपोर्ट करेंगे, इस थ्रू आउट इस कंटेंशन को सपोर्ट करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पांचों स्टेटमेंट देखेंगे. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. इन टेक्नोलॉजी, while the focus may be on making user experience better or providing solutions, the results are incomplete without an understanding of customer, cultural and social needs and delivering on their expectations. अब वहाँ न्यू रोल्स की बात की गई थी, ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल आर्ट्स की बात की गई थी, और ये बात बताने की कोशिश की गई थी कि भले हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अब हमें उन बंदों की ज़रूरत है जो ह्यूमन बिहेवियर को रीड कर सकते हों. ठीक है, हमें उन ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल आर्ट्स वाले बंदे चाहिए जो कि क्रिएटिवली सोच सकते हों, जो कल्चरली जो लोगों को जानते हों, सोशली लोगों को जानते हों, समझते हों, और उनके यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे. ऑब्वियस ही बात है, ये तो बहुत ही सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट होगा. अगर मैं इसको अपने आर्ग्यूमेंट में अभी ऐड कर दूं तो मेरा स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा, बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा. सो हम यहाँ स्ट्रेंथन लिख सकते हैं. ऑप्शन बी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नाउ रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ यूजिंग ह्यूमन एक्सपर्टाइज, टैलेंट एंड इनोवेशन. अभी हमने वहाँ क्रिएटिविटी की बात की, टैलेंट की बात की, इनोवेशन की बात की, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपर्टाइज की बात की. इवन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नाउ रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग ह्यूमन एक्सपर्टाइज. तो ये भी स्ट्रेंथन करेगा, बिल्कुल. ऑप्शन सी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज गिव अ वाइड बर्थ टू अडेप्टेबिलिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, विच इन टर्न कैटलाइज रीस्किलिंग. ऑब्वियसली बात है, सब कुछ वही इको हो रहा है. इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, इन सब की बात हो रही है, और ये सारी चीज़ें हमें क्या करेंगे, हमें रीस्किल करेंगी ताकि हम नए तरीके के जॉब्स या रोल्स को कैटर आउट कर सकें. और फिर ये स्ट्रेंथन करता हुआ दिख रहा है. ऑप्शन डी, द टॉप स्किल्स दैट विल डिफाइन आवर फ्यूचर विल बी इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग, पीपल मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल्स. ये सब फिर वही लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करी है आपने, तो ये भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि फ्यूचर में भी हमें जो रोल्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे. और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाम लिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, ये हायर करेंगी लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स को. ठीक है, करंटली ग्रेजुएट्स आर इन डिमांड. ये चारों आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. पांचवा पढ़ रहा हूँ मैं. Currently, graduates are in demand for information technology, education, medical field, startups, finance and banking sector, digital marketing and social sector jobs. क्या ये स्ट्रॉन्ग करेगा मेरे पैसेज को? तो कॉन्ट्ररी हो गया, बिल्कुल उल्टा कर दिया. आपने तो बोला कि आईटी के लोगों की ज़्यादा डिमांड है,
मेडिकल फील्ड्स की ज़्यादा डिमांड है, स्टार्टअप्स की डिमांड ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर की डिमांड ज़्यादा है, डिजिटल मार्केटिंग की ज़्यादा इस समय वक्त है, तो ये वीकेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे कॉन्ट्ररी टू द पैसेज है। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी विल स्ट्रेंथन द पैसेज एंड ऑप्शन ई विल वीकन द पैसेज। ठीक है, आई होप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ए बी सी डी विल स्ट्रेंथन द पैसेज एंड ई विल वीकन द पैसेज। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि इसी पैसेज पे दो क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4 आर बेस्ड ऑन सिमिलर पैसेज। ठीक है, इसी पैसेज के बेसिस पे दो सवाल हमें मिलेंगे। तो पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एजम्पशन ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसमें पहला मैंने जो पूछा है वो एजम्पशन का सवाल पूछा हुआ है। चलिए तो पढ़ देंगे पैसेज पहले। एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी लाइज द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड एट द कोर ऑफ दिस नोशन ऑफ ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजरल जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, प्रोसीजरल जस्टिस, कोडिफाइड जस्टिस की बात की गई है, और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अ किंग और डिक्टेटर कैन डिश आउट जस्टिस but it will be arbitrary and possibly whimsical in a democracy, that there is an elaborate mechanism that ensures delivery of justice in the fairest way with safeguards all along, even for those accused of crime. अब यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में अगर आप जस्टिस की बात करेंगे, देखो किंग और डिक्टेटर की अगर आप बात करो तो वो जस्टिस तो करेगा ज़रूर, बट वो हो सकता है आर्बिटरी हो। ठीक है, आर्बिटरी इन द सेंस वो सिर्फ एक्यूज्ड को जेल में डालने के अलावा और कुछ ना सोच रहा हो। ठीक है, लेकिन जब हम डिलीवरी ऑफ जस्टिस की बात करेंगे फेयरेस्ट वे में, ठीक है, तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हम यहाँ तक कि राइट ऑफ द एक्यूज्ड का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि उसको भी अगर सज़ा हम दे रहे हैं तो हम उसे सज़ा, अगर उसको माफ़ी के लिए अप्लाई करना है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, तो हम उसका भी मौका देते हैं। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ये भी पॉसिबल है। सो प्रोफेशनल्स डील विद द लॉ एंड इट्स प्रोसीजर विच आर कोडिफाइड। पूरा ये सब चीज़ें कोडिफिकेशन में, सीआरपीसी हमारा जो है वो पूरा कोडिफाई करता है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को, और बताता है हमें कि कैसे फॉलो करना है जब कुछ भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल क्राइम हो। एंड देयर आर मल्टीपल एपरेट लेयर्स पनिशिंग समवन फॉर अ क्राइम। बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे पास। अगर हम आप सेटिस्फाइड नहीं है लोअर कोर्ट से, तो सेशन कोर्ट से, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेनी एपरेट लेयर्स अगर कोई क्राइम परपेट्रेट होता है और एक्यूज्ड सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने जस्टिफिकेशन से। ठीक है, तो एजम्पशन हमें बताना है कि क्या एज्यूम करके ये पैसेज फॉर्म किया गया है। तो चलिए स्टेटमेंट देखेंगे। यूपी पुलिस एज्यूमिंग द पावर ऑफ जजेस एंड एक्सक्यूशनर्स आर कैरिंग आउट एनकाउंटर्स फॉर द लास्ट 2 years। क्या इसके बेसिस पे मेरा पैसेज बना हुआ है? जी नहीं, ये तो बड़ा वेवर्ड हो जाएगा आंसर, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई यूपी पुलिस की बात नहीं की गई थी और ना ही कोई पुलिस एनकाउंटर की बात की गई थी। हम तो सिर्फ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड बोलते हैं, अब देखिए एजम्पशन जो है ना, एजम्पशन आपको कभी दिखेगा नहीं, इट हैज़ टू बी इम्प्लिसिट। वो कहीं ना कहीं पीछे से बैक ऑफ में इम्प्लिसिट होगा पैसेज के अंदर और उसको सपोर्ट करेगा किसी भी तरीके से, वही हमारा एजम्पशन होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन 2, a proportionate use of force is the norm that is followed by the law enforcement agencies on any civil unrest। फिर से वही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात की गई, सिविल अनरेस्ट की बात की गई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है अभी। ऑप्शन 3 देखते हैं, क्रिमिनल्स ऑल्सो आर एंटाइटल्ड टू सम राइट्स पर्टेनिंग टू द ट्रीटमेंट एंड जस्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिमिनल्स की भी कुछ जस्टिफिकेशन है, ये मैंने बोला अभी, उनके भी कुछ राइट्स हैं। एक लाइन थी वहाँ पर जो एको कर रही है इस चीज़ को, वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ नहीं लिखी है पर ये बताया गया, इवन द एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम इज अंडर द डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। तो उसका मतलब उसके कुछ राइट्स हैं ट्रीटमेंट के, उसके ये उसको कैसे ट्रीट करना है हमें, अगर हम उसे जेल में भी डाल रहे हैं तो क्या उसको 3 टाइम का खाना देना है, ये हमें मालूम है। तो ये उसका राइट है, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ये उसका राइट है। वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपने जजमेंट के खिलाफ, ये उसका राइट है। तो ये सारी चीज़ें हम एज्यूम कर रहे हैं कि he is also entitled to the rights in that democratic environment, और इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर पैसेज को फॉर्म किया। तो बिल्कुल क्लियरली कहा, जहाँ पर भी हमें ये दिखेगा तो हम इस पर टिक करेंगे। तो ओनली 3 हमें दिखेगा, जहाँ पर ए में नहीं दिख रहा, बी में नहीं दिख रहा, सी में, ओनली 3 तो सिर्फ डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा क्लियर आंसर होगा। और सिमिलर पैसेज का, इसका आप सोल्यूशन देख सकते हो। और सिमिलर पैसेज का अगर आपको देखना हो, सेम क्वेश्चन मतलब सेम पैसेज का हम एक और क्वेश्चन बना चुके हैं, और वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would weaken the argument
that in a democracy there is elaborate mechanism that ensures the delivery of justice in the fairest way with safeguards all along even for those accused of crime. अब हमको यहाँ पर वो स्टेटमेंट देखना है जो इस पर्टिकुलर कंटेंशन को वीकन कर दे कि जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है उसमें जो डिलीवरी ऑफ द जस्टिस है इट इज़ फेयरेस्ट वे, इट हैज़ टू बी डन इन द फेयरेस्ट वे इवन फॉर दोज एक्यूज ऑफ क्राइम, यानी क्रिमिनल के भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो उसके भी कुछ राइट्स होते हैं और हमें ये देखना है कि ये इस पर्टिकुलर कंटेंशन को ओवरऑल कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो वीकन कर देगा. सेम पैसेज है, उसी पैसेज का ही ये एक्सटेंशन क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, विजिलेंटे जस्टिस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ऑफ द क्रिमिनल्स हैज बिकम अ न्यू नॉर्म इन द सोसाइटी एंड आर अपलॉडेड. अगर मैं इसको ऐड कर दूं ऊपर आर्ग्यूमेंट में तो क्या मेरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा? जी नहीं, वो वीक हो जाएगा क्योंकि हमने एक्यूज ऑफ द क्राइम के कुछ ट्रीटमेंट की बात की और आप बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, यानी कि आप बात कर रहे हैं एनकाउंटर्स की. ठीक है, जब आप क्रिमिनल के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो फिर कौन से राइट्स और कौन सा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट और कौन सा जस्टिस फेयर जस्टिस डिलीवरी, तो ये वीकेन कर देगा मेरे आर्ग्यूमेंट को, बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू द पैसेज है. ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, क्रिमिनलिटी कैन ओनली बी क्योर्ड थ्रू अ पुलिस स्टेट विद इनफाइनाइट पावर्स. ऑब्वियस बात है, अगर आप पुलिस स्टेट क्रिएट करोगे तो फिर आप जो है एक्यूज ऑफ द क्राइम के कोई राइट्स बचेंगे नहीं और पुलिस जो है जो अपना मनमानी तरीके से उसको हैंडल करेगी. और बहुत से आपने देखा होगा कस्टोडियल वायलेंस में बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, तो उनका भी पर्टिकुलर देखा जाए तो ये अगर इनफाइनाइट पावर दे दोगे पुलिस के हाथ में तो किसी को भी गोली मार सकते हैं, उनका पूरा राइट होगा. ऑब्वियस ही बात है, तो वो भी चीज़ नहीं हो सकती एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, हमें उसको भी बैलेंस करना है. तो ये चीज़ भी ऑब्वियस ही बात है वीकेंड कर देगी. अगर मैं पूरी तरह पुलिस स्टेट क्रिएट कर दूँ वो भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा. तो ऑप्शन 3 अब देखते हैं, पुलिस एनकाउंटर्स ऑफ द क्रिमिनल्स आर नॉट जस्टिफाइड एक्ट इन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट विद अ फेयर एंड कोडिफाइड प्रोसीजर इन प्लेस टू डील विद द क्रिमिनल्स. तो ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ऑब्वियस ही बात है, तो वही बात हो गई, वही इको हो रहा है जो हमने बोला था. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमें ऑप्शन 1 और 2 वीकेंड करते हुए दिख रहे हैं हमारे कंटेंशन को. तो हम क्या आंसर लिखेंगे, ओनली 1 नो, बोथ 1 and 2 यस. ऑप्शन बी मेरा एकदम क्लियर आंसर होगा. और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे. इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये रहा पैसेज में, पढ़ सकते हैं पॉज करके. और मैं बढ़ूंगा अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5. फिर से वही डायरेक्शंस पढ़ेंगे पहले. इन द क्वेश्चंस बिलो अ स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय 3 सिचुएशंस which may or may not depict the reason for the given statement. Read the passage and answer the questions that follow. अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं पैसेज के बाद और हमें बताना है रीजन, और वो किस चीज़ का रीजन, उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रीजन दैट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शुड नॉट बी यूज टू नैप क्रिमिनल्स. अब यहाँ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो पहले मैं पैसेज पढ़ूंगा. 1 लाइनर पैसेज है. Timnit Gebru, a leader of Google's ethical AI team, explained why she thinks facial recognition is too dangerous to be used right now for law enforcement purposes, highlighting the disparity in the error rates. अब ये कहते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अभी हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नहीं दे सकते क्योंकि उसमें बहुत एरर आता है. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एरर है तो आप गलत आदमी को पकड़ लोगे ये बता करके कि ये तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता इंसान है और इसी ने क्राइम किया है. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बिल्कुल फ्री हैंड दे देंगे और बोलेंगे कि नहीं आप फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज़ करिए और आइडेंटिफाई करिए कौन क्रिमिनल है, तो ये बड़ा रिस्की हो सकता है. और ये किसने बोला है, गूगल की एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम के जो लीडर हैं उन्होंने ये क्लियर बोल दिया कि ये अभी हमारे पास वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी क्लियर एरर प्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हम उसका इस्तेमाल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देने में कतराएंगे अभी हम. ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया जिस्ट ऑफ द पैसेज. तो इसीलिए पूछा गया व्हाट इज द वैलिड रीजन फ्रॉम, अब जो 3 स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सा ऐसा वैलिड रीजन है जिसकी वजह से द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शुड नॉट बी यूज्ड टू नैप द क्रिमिनल्स. तो पहला पढ़ेंगे, डिटेक्शन टेक्नोलॉजी डज नॉट वर्क फॉर अस इन इंडिया. क्या ये रीजन हो सकता है? बड़ा वेवर्ड आंसर होगा. डिटेक्शन टेक्नोलॉजी डज नॉट, हमारे पास तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इस समय और हम ऑलरेडी शायद सर्वेलेंस के लिए यूज़ भी कर रहे हैं कैमराज और सब कुछ. तो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी डज नॉट वर्क, बहुत ही लेस इंडक्टिव आंसर है, बड़ा सुपरफ्लुअस आंसर होगा. ऑप्शन 2 देखते हैं, पीपल फेस कलरिज्म एवरी डे बिकॉज ऑफ आर डार्क स्किन. ये भी बड़ा अजीब सा वेवर्ड आंसर होगा, कहीं भी दूर दूर तक इंड्यूस नहीं हो रहा, कहीं भी पास में नहीं जा रहा मेरे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को. क्यों हम डिनाई कर रहे हैं वो तो हमने देखा था पैसेज में भी. ऑप्शन 3 बड़ा इजी होगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज फ्लॉड फॉर वेरियस स्किन टोन्स एंड इज एरर प्रोन.
तो ये तो बताया डिस्पैरिटी है, एरर रेट्स हैं, एरर रेट्स में डिस्पैरिटी है, तो ऑब्वियस बात है अलग अलग स्किन टोन पे एरर आ जाता होगा, इसी वजह से फेशियल रिकॉग्निशन टोलॉजी फ्लॉड है। यही चीज़ उन्होंने इको कर दी है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम उनको क्रिमिनल्स के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा और मेरे ख्याल से आप देखोगे कि आरआरबी में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इको होते हुए दिख जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने बड़ा मॉडरेट सा रखा। इसका आंसर क्या होगा? ओनली 3। तो यहाँ ऑप्शन सी पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, और आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आई होप आपको फिर से सुपर पूल के कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। आज मैं फिर कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में आपको फिर नया एक वीडियो मिलेगा जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट सुपर पूल क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछ लिया करिए। आप लोग के कमेंट्स देख रहा हूँ मैं आजकल, थोड़ी सी सराहना मिलती है तो अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, जय हिंद।